क्योंकि हमेशा हम लोग ना बात करते हैं पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की या किस तरीके से प्लैनेट्स काम करते हैं उस चीज़ की। तो लेकिन आज मैं ना कुछ एक डिफरेंट टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। जैसे कि हमको पता है क्या होता है, कभी कभी हमको जैसे जॉब देखनी है तो हम क्या करेंगे, हम 6 हाउस सीखेंगे, हम 10th हाउस सीखेंगे, लेकिन जॉब लगेगी किसकी? जॉब तो आपकी लगनी है ना। हम लग्नेश को और अपने लग्न को स्किप कर देते हैं, भूल जाते हैं। वही हमसे प्रिडिक्शन करने में मिस्टेक हो जाती है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट ऑल्सो। जैसे कोई भी बड़ा इवेंट हो गया विच इज़ रिलेटेड टू अस, चाहे वो हमारी शादी हो गई, चाहे हमारी जॉब हो गई, या हमारा फॉरेन ट्रेवल हो गया, यू आर ऑलवेज सपोज टू कीप ट्रैक ऑन योर लग्नेश एंड योर लग्ना, वेदर दिस लग्न और लग्नेश इज इन एक्टिवेशन और नॉट। क्योंकि जब तक वो एक्टिवेशन में नहीं आएंगे कोई इवेंट प्लेस लेगा नहीं। सेकेंड थिंग क्या है, कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा ये प्लैनेट तो यहाँ पर बैठा हुआ है, दृष्टि से तो इसको एक्टिवेशन में लेके नहीं आ रहा है इस पर्टिकुलर हाउस को, तो हाउस कैसे एक्टिवेशन में आया, ये इवेंट हमारे लाइफ में कैसे घटित हुआ। तो आप ये देखो ना, उसमें सेम डिस्पोजिटर थ्योरी एक होती है। आप ये देखोगे कि हो सकता है वो प्लैनेट जो जिस हाउस में बैठा हुआ है उस हाउस में बैठ करके, आप ये, वो पर्टिकुलर उस हाउस में तो नहीं बैठा हुआ जिसका इवेंट होना है, लेकिन फिर भी वो इवेंट हो गया। क्यों इवेंट हो गया? क्यों? और वो हाउस उसको डिपिक्ट भी नहीं कर रहा उस इवेंट को, लेकिन आप ये देखोगे कि हो सकता है वो हाउस उस उन पर्टिकुलर हाउसेस का लॉर्ड हो। जैसे सैटर्न अगर आपका सेकंड हाउस में बैठ गया, ठीक है, और आपको फिफ्थ हाउस के रिजल्ट्स चाहिए, तो फिफ्थ हाउस के रिजल्ट्स के लिए आपने ये देख लिया कि भाई सैटर्न की दशा अंतरदशा तो चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है, कहीं ना कहीं सैटर्न एक्टिवेशन में आए हुए हैं, लेकिन फिफ्थ हाउस के रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, या ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है सैटर्न। क्यों कर रहा है? क्योंकि उनका एस्पेक्ट तो नहीं जा रहा, थर्ड एस्पेक्ट तो उनका फोर्थ हाउस पे आ रहा है, बट स्टिल वो फिफ्थ हाउस की चीज़ों में क्यों ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं? हो सकता है सैटर्न आपके वहाँ पर 9 नंबर में बैठे हो, स्कॉर्पियो लगना हो, क्योंकि सेम डिस्पोजिटर थ्योरी से सैटर्न 9th हाउस, जो 9 नंबर की राशि है सेकंड हाउस में, मतलब धनु राशि, उसके भी रिजल्ट दे रहे हैं। और 12 नंबर की जो मीन राशि है वो भी फिफ्थ हाउस में आपके में आ गई, तो फिफ्थ हाउस के भी तो सैटर्न किस किस के रिजल्ट्स ऑफर कर रहे हैं? सैटर्न सेम डिस्पोजिटर थ्योरी से, बिकॉज वो धनु राशि में बैठे हुए हैं, तो जहां कहीं भी मीन राशि आई उसके भी रिजल्ट्स वो आपको देंगे। तो जब भी कभी आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है ना, कि आप ये देखो कि आपको प्रॉब्लम क्या है। जैसे अभी आपको चाइल्ड बर्थ के बारे में देखना है, चाइल्ड के लिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले एक इस तरीके से हमारा डिस्कशन हुआ था, एक चार्ट था, उन्होंने बोला कि सैटर्न तो इफेक्ट डाल ही नहीं रहे हैं, सैटर्न की प्रॉब्लम है, लेकिन सैटर्न तो कहीं से इफेक्ट नहीं डाल रहा है, लेकिन सेकंड हाउस में ही सैटर्न बैठे हुए थे धनु राशि में, जिसकी वजह से ट्वेल्थ राशि जो उनकी थी पाइसिस, वो फिफ्थ हाउस में थी और वो इम्पैक्ट में आ रही थी। सप्तांशा में जब जाकर के देखा D7 में, तो D7 में वहाँ मून, सैटर्न एंड केतु तीनों फिफ्थ हाउस में बैठे हुए थे। तो ऐसा हो नहीं सकता कि कभी भी आप किसी भी इवेंट के बारे में सोच रहे हो रहा है, या उस इवेंट को होने में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं या प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बिना उस पर्टिकुलर हाउस के एक्टिवेशन के, या फिर उस पर्टिकुलर हाउस का जो कारक होता है, अभी संतान का कारक कौन है? पुत्र कारक तो जुपिटर है। सैटर्न बैठे जुपिटर की ही राशि में है, तो क्या कर रहा है वो? जुपिटर के पाइसिस और धनु दोनों राशि को इम्पैक्ट में लेके आ रहा है, तो जो रिजल्ट्स दे रहे हैं वो वहां के दे रहे हैं। इसके अलावा आप जब भी देखोगे सैटर्न, क्योंकि धनु राशि में खुद बैठे हुए, तो उससे भी ज्यादा वो रिजल्ट कहाँ के देंगे? जहां सैटर्न बैठे नहीं है या कोई प्लैनेट बैठा नहीं है, मतलब अगर पाइसेस में कोई प्लैनेट बैठा नहीं है, तो वो उसके रिजल्ट ज्यादा स्ट्रांगली देंगे rather देन वेयर इट इज सिटिंग। इसी तरीके से जब सैटर्न एक्टिवेशन में आएंगे, तो वो जहां भी उनका 10वीं और 11वीं राशि पड़ेगी वहां के भी रिजल्ट देंगे। मतलब थर्ड हाउस में उनका मकर राशि आई और फोर्थ हाउस में उसकी एक्वेरियस राशि आ गई। तो जब ये एक्वेरियस, और क्योंकि सैटर्न एक्टिवेशन में, तो सेकंड हाउस में खुद वो बैठ गए हैं जहाँ के वो ओनर हैं, मतलब मकर राशि के और एक्वेरियस के, तो वो एक्वेरियस को भी लेके आएंगे एक्टिवेशन में। वो किसको लेकर के आएंगे? थर्ड हाउस को भी, बिकॉज वहाँ पे मकर राशि बैठी हुई है, प्लस वो खुद सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, तो सेकंड हाउस को भी एक्टिवेट करेंगे। और सेम डिस्पोजिटर थ्योरी से, क्योंकि वो धनु राशि में बैठे हुए हैं, तो पाइसिस को भी वो एक्टिवेशन में लेकर के आएंगे। टॉप ऑफ दैट, जहां जहां उनका एस्पेक्ट पड़ेगा, वो राशियां, मतलब वो हाउसेस भी आपके एक्टिवेशन में आएंगे। तो जब भी हम किसी भी चार्ट का फुल्ली एनालाइज करते हैं, तो हम बहुत छोटे लेवल पर उसको नहीं देख सकते कि सैटर्न का एस्पेक्ट नहीं पड़ रहा, सैटर्न की कोई राशि नहीं है, तो सैटर्न का कोई कनेक्शन नहीं है।
ये जो डिस्पोजिटिव थ्योरी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देती है, स्पेशली जब वो घर खाली हो। जो घर खाली होता है ना, प्लैनेट उस घर के सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली रिजल्ट देता है। अगर कोई प्लैनेट उस घर में बैठा है तब तो उसके रिजल्ट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं आएंगे। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट उसके आएंगे जिस घर में कोई भी प्लैनेट बैठा नहीं है। तो जब भी आप लोग प्रिडिक्शन करने बैठते हो, जो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जिनको इस एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो वो लोग हमेशा इस पॉइंट को ध्यान में रखें कि सेम डिस्पोजिटिव थ्योरी उनका, वो जहाँ बैठे हुए हैं, सैटर्न ही नहीं कोई भी प्लैनेट ले लो, उसकी दूसरी राशि किधर पड़ रही है, जिस जिस घर में वो बैठे हुए हैं उसी घर की, क्योंकि सिर्फ सूर्य और चंद्रमा दो ही ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसको कर्क और हमारी सिंह राशि मिली हुई है। ठीक है, कर्क मिली हुई है चंद्रमा को और सिंह मिली हुई है सूर्य को। अदरवाइज हर प्लैनेट के पास दो दो राशियां हैं। तो जहाँ भी कोई प्लैनेट बैठेगा तो आप देखिए उसका दूसरा साइन किधर जा रहा है, वहाँ का इम्पैक्ट देखिए और तब इवेलुएट कीजिए। टॉप ऑफ दैट यू हैव टू सी द नवांशा। एंड जिस भी आप ओकेजन के लिए देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया अगर आप किसी के बेबी के लिए देख रहे हैं तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है सप्तमाशा चार्ट, D7 जाकर के ऑब्जर्व करना है। आप D10 देखेंगे जब आप किसी की जॉब के बारे में कर रहे हैं, D2 देखेंगे जब आप फाइनेंस के बारे में कर रहे हैं। इसी तरीके से जितनी भी वर्ग कुंडलियां हैं हम सिर्फ D1 से ही इवेलुएट करके आंसर नहीं कर सकते हैं। D1 के साथ साथ D9 की पोजीशन और उसके बाद हमको उस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट का, क्योंकि उस डिविजनल चार्ट का फिर वैल्यू क्या है ना, जब हम उसको इवेलुएट ही नहीं कर रहे हैं, हम उसको देख ही नहीं रहे हैं, तो उसके होने का कोई मतलब नहीं। अगर वो दिया है पराशर जी ने, अगर वर्ग कुंडलियों की बात की है तो इसका मतलब है कि उनका कहीं ना कहीं कोई वैल्यू है, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते जस्ट टू गेट अ प्रॉपर प्रिडिक्शन। मेरा एस्ट्रोलॉजी का एक बैच स्टार्ट हो रहा है अप्रैल के मंथ में। अगर आप लोगों में से किसी को भी इंटरेस्ट है, आप लोग एनरोल करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैंने एक चैट का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैट का, और आप उस लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बस एक वर्कशॉप रखूंगी 15, 16 एंड 17 अप्रैल की, दैट विल बी ऑल्सो फ्री। और उसके बाद 20 अप्रैल से मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगे। तो यू आर मोस्ट वेलकम इफ यू आर इंटरेस्टेड इन माई क्लासेस।